हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम ग्रेविटेशन का अगला सेशन आपके लिए लेके आए हैं। इस सेशन में देखो हम क्या क्या कवर करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कवर करेंगे। इनका वर्क डन से कैसे रिलेशन होता है, इनका फोर्स के साथ कैसे रिलेशन होता है, फील्ड और पोटेंशियल का आपस में कैसे रिलेशन होता है, ये सब आज हम इस सेशन में आपको सिखा रहे होंगे। देखिए, ग्रेविटेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। किस टर्म्स में मैं बताता हूँ। एक तो इससे जो सवाल आते हैं वो काफी डुएबल इजी साइड पे आते हैं, तो आपको स्कोरिंग ये चैप्टर हो जाता है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज इट इज कॉपी पेस्ट लगने लगता है अगर आपको ग्रेविटेशन बहुत अच्छे से आता है। तो इसीलिए बहुत अच्छे से ये चीज सीखिएगा। अगर आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे करोगे, वर्क डन कैसे निकालोगे, ये सब आप जान ही नहीं पाओगे। इसीलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है बच्चे। पूरा सेशन देखिएगा, हर सवाल बहुत कुछ सिखा रहा होगा। फिर मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको सारे सेशन की इंफॉर्मेशन और नोट्स मिल रहे होंगे। तो आइए बच्चे, पूरा सेशन चालू करते हैं पूरे जोश के साथ। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। बच्चों, आज देखो हम क्या क्या किस ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताऊंगा, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। फिर हम पोटेंशियल के बारे में समझेंगे, इसके फॉर्मूला पे बात करेंगे। उसके बाद फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन पे बात करेंगे, और फिर हम पोटेंशियल और फोर्स के रिलेशन की बात करेंगे। समझ गए बेटा? तो आइए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल या तो आप P लिख दीजिए या फिर U लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो, वर्क एनर्जी चैप्टर में हमने सबसे पहली बार इसकी परिभाषा सीखी थी। वो परिभाषा थी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। यस बेटा, change in potential energy is equal to work done by conservative forces, negative of work done by conservative forces। देखो, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड है। नॉन कंजर्वेटिव शब्द आएगा तो आप पोटेंशियल शब्द नहीं यूज कर सकते। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। कैसे? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। माइनस साइन मत भूलिएगा, और ये चेंज की डेफिनेशन है, ये भी मत भूलिएगा। आइए इसको डिराइव करते हैं और इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। एक पॉइंट मास m को मैं फिक्स कर देता हूं। एक पॉइंट r दूरी पे है। स्मॉल m मास को मैं इंफिनिटी से यहां पे लेके आता हूं r डिस्टेंस पे, ठीक है। अब देखो, इंफिनिटी को हम रेफरेंस यहां पे मानेंगे। इंफिनिटी हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और जो रेफरेंस पॉइंट हम मानते हैं बच्चे, वहां की पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मानते हैं। तो रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो मानिएगा, मतलब इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानिएगा। अब देखिए, आप एक चीज समझिए, जो पोटेंशियल एनर्जी वो इंटरैक्शन की एनर्जी है। मास m, स्मॉल m एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्शन हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर आपने इसको इंफिनिटी पे भेज दिया, इतनी दूर है तो इंटरैक्शन इसका खत्म हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म हो गई। आया बेटा समझ में? तो ये आप ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी की वर्किंग। अब m मास को इंफिनिटी से पॉइंट तक लाने में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है, उसका नेगेटिव आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देगा। आई बात समझ में? चलिए इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक पोजीशन ले लेता हूं। मान लीजिए स्मॉल m यहां से x दूरी पे है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? देखो, इस तरफ Gmm अपॉन x स्क्वायर, ये फोर्स होगा। अब ये वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं। ये हमने वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था। F डॉट ds करके हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ds मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है, करीब ला रहे हो आप। यस, तो आप देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है,
तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले तो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि फोर्स भी पास बुला रहा है और आ भी पास रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूं, फोर्स की वैल्यू रख दी, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे करेंगे, देखो x की पावर -2 यहाँ पे बन गया, 1/x² है ना, इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर -2 रख दो। अब देखो ये क्या बना, GMM, इसका इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये आपका यहाँ पे सेटअप बन गया। अब देखिए इसे मैं माइनस बाहर ले लेता हूं और मैं इसे लिख देता हूं 1/x। अब लिमिट कहां से कहां, तो देखिए x बेसिकली m से दूरी है, पहले इनफाइनाइट थी और फिर r हो गई, तो आपकी ये लिमिट इंफिनिटी से r आपको लगाना है। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में रखूं अगर, तो देखिए क्या मिलेगा, -GMM कॉमन, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, ये हो गया -GMM/r। ये आपका वर्क डन आ गया। अब देखिए अभी तो सर आपने क्या बताया था, वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है। देखिए क्या होता है, ये जो माइनस साइन यहाँ पे गड़ाता है, ऐसा आप भी कई बार करते हो, इसलिए आपको सिखा दूं मैं। तो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, एक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो एक्स अगर डिक्रीज है तो dx अपने आप में नेगेटिव होगा, चेंज इन एक्स, तो ये dx खुद नेगेटिव है, इसीलिए ये एक नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो आपको इसको करेक्ट करने के लिए एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे पॉजिटिव आंसर दिला देगा। समझ गए बेटा, तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। अब ध्यान से समझिए, तो m मास को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में आपने वर्क डन निकाल लिया, समझ गए, वो वर्क डन आ गया कंजर्वेटिव फोर्स का। नेगेटिव ऑफ वर्क डन इक्वल टू आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। एम आई राइट बच्चों। अब देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल इंफिनिटी पे था तो रेफरेंस पे हमने बोला 0 मानना है, फाइनली पॉइंट P पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई, नेगेटिव ऑफ GMM अपॉन R। देखिए क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहां से डिराइव हो गया। देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की परिभाषा थी ना, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल को रेफरेंस सेट कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी इस लोकेशन पे आपको मिल गई। अब इसको अगर मैं ध्यान से समझू ना, ये बेसिकली है क्या सब, m1 m2 मान लो r डिस्टेंस पे है, तो इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी है, ये पेयर की पोटेंशियल एनर्जी है -GM1m2/r। ये पोटेंशियल एनर्जी एक इंटरेक्शन की है, एक पेयर की है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे सबसे पहले तो ये भैया स्केलर है, ठीक है, स्केलर है, वेक्टर नहीं, माइनस साइन के साथ जवाब देना है। आर यहाँ पे डिस्टेंस दोनों पार्टिकल के बीच का है। देखो जल्दीबाजी में क्या करते हैं बच्चे, फोर्स में GM1m2/r² होता है, यहाँ पे R है, ये गलती मत करना, ठीक है, फोर्स में R² है, फील्ड में R² है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में 1/r आएगा, ठीक है, तो ये आपकी स्केलर है। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो आप मेरे को बताना, दो पोटेंशियल एनर्जी दे देता हूं। सपोज एक बार आपकी -2 आई, एक केस में आपकी -4 आई। चलो इन दोनों में से बताओ किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो आप बोलोगे ज्यादा, -4 की -2, नेगेटिव साइन के साथ बोलोगे, 0 इन दोनों से बड़ा है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि 1 की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है 2 की पोटेंशियल एनर्जी से। नेगेटिव साइन कंसिडर करके वैल्यू बताना है, और नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, देखो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, अट्रैक्टिव सिस्टम, बाउंडेड सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही आती है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर सर एक पेयर से ज्यादा पेयर हुए तो मल्टीपल मासेस ले लेता हूं मैं, तो आप देखो पेयर बहुत बढ़ जाएंगे, तो हर पेयर की एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स का मैं फॉर्मूला बता देता हूं। नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला है बच्चे n × n - 1/2। बेसिकली मैथ्स में आप सीखते हो
Nc2 ये नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला है। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पॉइंट मासेस। सपोज मैं यहाँ पे एक एक सेटअप लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। m m m ये एक सेटअप है जहां पे 3 मासे से इक्वल डिस्टेंसेस पे रखे हैं। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बताइए, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो देखिए यहाँ पे पार्टिकल कितने हैं? 3। फॉर्मूले में वैल्यू डालूं तो नंबर ऑफ पेयर क्या बनेगा बेटा? n इंटू n माइनस 1/2। 3 पेयर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे तो काउंटिंग करना भी आसान है, AB, BC और AC पेयर आपके आ जाएंगे। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इन दोनों पेयर की? माइनस GMM अपॉन R। इन दोनों पेयर की माइनस GMM अपॉन R। A और C की माइनस GMM अपॉन 2R। आएगा बेटा समझ में? ये पूरा जोड़ के आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। AC पेयर लोगे तो AC के मासेस और AC पेयर की दूरी, इसलिए यहाँ पे 2R आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं माइनस GM² R कॉमन ले लूं तो 1 + 1 + 1/2, 2 + 1/2 5/2 माइनस 5/2 GM² ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। चलिए और ऐसे सेटअप बनाते हैं। एक हम ले लेते हैं, चलो जल्दी से, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा। फटाफट से L लेंथ के इक्विलेटरल ट्रायंगल की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताइए। फिर अगला हम ले लेते हैं स्क्वायर। अब बताइए जरा, सारे मासेस सेम है, L लेंथ का स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बताइए। अगला सवाल आपसे, अब आपको मैं दे देता हूं हेक्सागन। हेक्सागन की चलिए यहाँ पे सारे मासेस वर्टाइसेस पे m रख दिए। आपको बोला है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए बताइए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पैर गिनते हैं। ये 3 लोग हैं, 3 पैर होंगे, AB, BC, CA। यहाँ पे हर पैर एक एज बना रहा है, तो हर पैर की लेंथ L है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या आ गई? माइनस GMM अपॉन L। ऐसे कितने पैर हो गए? 3, तो इसलिए इंटू 3। ये आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यहाँ पे आइए, नंबर ऑफ पेयर गिनिए। सबसे पहले नंबर ऑफ पेयर गिनेंगे आप, तो आपके पास 4 × 4 - 1/2 कितना हो गया ये बेटा? 2 × 3 6 पेयर बनेंगे। तो देखिए 4 एजेस हैं और 2 डायगोनल हैं, तो आपका देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा? माइनस GM² L लेंथ की एज, ऐसे कितने पेयर? 4। और इसमें क्या जोड़ना है? माइनस GMM अपॉन दूरी डायगोनल की बताइए कितनी? L√2 होती है, इंटू 2। ऐसे आपके 2 पेयर, 6 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी ऐड करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ रही होगी। आए समझ में? माइनस GM² कॉमन ले लूं तो 4 + 2/√2 ये आपका आंसर आएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी का। यहां पे आओ, नंबर ऑफ पेयर गिनो तो जल्दी से। कितने पार्टिकल है? 6। तो देखिए ये आ जाएगा 15 पेयर्स। अब गिनो जरा, तो 6 पेयर तो आपके L लेंथ के हो गए, कि एजेस हो गई 6। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, ये पेयर की लेंथ होती है 2L। ऐसे देखो आमने सामने वाले एग्जैक्ट अपोजिट कितने पेयर हैं? 1 2 3। तो 3 पेयर ऐसे हैं जिनकी लेंथ है 2L। आई बात समझ में? और देखो अब आप, अगर मैं यहां पे एडजेसेंट वाला देखूं तो वो एज हो गई, वो हमने निकाल लिया। एडजेसेंट के बाद वाला देखो, ये दूरी कितनी होती है? L√3 होती है। अब L√3 के कितने पेयर हैं हेक्सागन में, ये हमें सोचना है। ठीक है, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6। ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, और ऐसे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। ये आपके 6 पेयर बन गए L√3 लेंथ की। आया बेटा समझ में? यस। अब गिनो टोटल पेयर कितने हो गए? 6 6 12 3 15। 15 काउंट किए थे, 15 पेयर आइडेंटिफाई कर लिए। अब देखो टोटल एनर्जी क्या लिखोगे?
ऐसे 6 पेयर थे सर, ऐसे 6 पेयर थे सर, और 2l लेंथ के 3 पेयर थे। अब इसमें से माइनस gm² l कॉमन ले लीजिए, 6 + 6/√3 + 3/2, ये आपकी, और एलसीएम लेके आप और उसको छोटा फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गई यहाँ पे। अब देखिए ऐसे में ही अगर क्यूब बना लूं तो मैं क्यूब में जरा बताइए कितने पार्टिकल्स होंगे अगर हर वर्टाइसिस पे सेम मास रख देता हूं मैं, तो आप गिनिएगा, ऐसे 8 वर्टाइसिस हैं। तो नंबर ऑफ पेयर्स जब मैं लिखने जाऊंगा तो n × n-1/2, 8 × 7/2, 28 पेयर बनेंगे क्यूब में। आइडेंटिफाई करो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर मेरे इससे मैच करना। देखो l लेंथ के पेयर कितने हैं, एजेस 12 एजेस होती हैं। l√2 के फेस डायगोनल, एक दीवार में फेस डायगोनल, ठीक है, तो एक दीवार में खट खट 2 डायगोनल होंगे, और ऐसी 6 दीवारें होती हैं, 4 दीवारी, छत और जमीन, 6 फेस होते हैं, हर फेस में 2 फेस डायगोनल, तो आपके 12 फेस डायगोनल बनते हैं जिनकी लेंथ l√2 होती है। और एक होता है बॉडी डायगोनल जिसकी लेंथ होती है l√3, और ऐसे 4 बॉडी डायगोनल होंगे, तब जाके आपके 28 पेयर होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई अपॉन l × 12 प्लस माइनस gm² अपॉन l√2 × 12 प्लस माइनस gm² अपॉन l√3 × 4। इन पूरा सिस्टम को जोड़ के आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ रही होगी। आया बात समझ में? अब देखो वर्क डन के साथ मैं आपसे थोड़ी और बातचीत करना चाहता हूं। अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन का नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स के साथ बोलूं तो वो हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस में। अब ये फॉर्मूला कब वैलिड है? ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है, यही परिभाषा है, ठीक है। और ये सेकेंड फॉर्मूला कब वैलिड है? ये हर जगह नहीं वैलिड है, ये वैलिड है जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, एक पॉइंट को स्लोली लेके आ रहे हैं तब ये वैलिड है, एक पॉइंट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया तब भी ये वैलिड है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने नहीं दी आपने तब ये वैलिड रहेगा। अब जैसे एक छोटा सा सवाल आपको दे देते हैं कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, m मास तीनों वर्टाइसेस पे हमने रख दिए, आपसे पूछा है वर्क डन रिक्वायर्ड बताइए, वर्क डन रिक्वायर्ड कितना वर्क डन लगेगा? वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज लेंथ ऑफ ट्रायंगल टू 2l, इंक्रीज लेंथ ऑफ ट्रायंगल टू 2l, ये आपको बोला है, समझ गए? तो अब देखिए यहां पे वर्क डन रिक्वायर्ड मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपसे पूछा है, सबसे पहली चीज। अब आपको बोला है कि l से 2l जाना है, तो आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, ये लॉजिक यूज कीजिए हमेशा, बार बार इंटीग्रेट थोड़ी करेंगे वर्क डन निकालने के लिए, वो डेरिवेशन सिखा दिया, अब आप इसको लॉजिक को यूज कीजिए। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखिए इंटू 3, ये आ गई आपके पास, है ना, -3/L gm²। इसी तरीके से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? सारा फॉर्मेट सेम रहेगा, बस L की जगह 2L आ जाएगा, दैट्स इट। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है, वो यहां से प्लस डेल्टा U, इसका मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल, मतलब -3/2 -3, ये हो जाएगा बेसिकली +3/2 gm²/L, आपका आंसर है +3/2 gm²/L, ये आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया। आया समझ में बेटा? चले ध्यान रखना, ये वर्क डन का कभी भी सवाल है ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से आप हमेशा वर्क डन निकाल रहे होंगे। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल का सिंबल बेटा हम दे रहे हैं V, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, सिंबल है V।
V को हम बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास से हम डिफाइन करते हैं। इसका यूनिट क्या हो गया? जूल अपॉन केजी। समझ गए? अब जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा था, यहीं पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पर यूनिट मास इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास। अब ये वाली टर्म कब वैलिड है? ऑलवेज। और ये कब वैलिड है? जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। समझ गए? ये आपको डिफाइन हो गया पोटेंशियल एनर्जी को चेंज निकाल के फिर मास से डिवाइड करके चेंज इन पोटेंशियल आपको मिलेगा। चलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मान लीजिए कैपिटल एम मास है, फिर हमने जैसे फील्ड में किया था यहां पे टेस्ट मास में रख देता हूं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास एट पी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास। ठीक है, समझ गए? तो पोटेंशियल एनर्जी हमने डिराइव कर लिया था, माइनस GMM बाय आर, और टेस्ट मास से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास देखिए पोटेंशियल आ गया। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास आपको मिल चुका है माइनस GM बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम कैपिटल एम। समझ गए बेटा? तो ये आपके पास आ गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल स्केलर है। चलो अब धीरे धीरे करते, एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। एम मास 3 और सिमेट्रिकली वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है P 4 डिस्टेंस पे। ठीक है, आपसे बोला है पोटेंशियल एट P निकाल के बताइए। समझ में आए? सिंपल है, पक्का। तो कैपिटल M के कारण पोटेंशियल क्या होगा? माइनस GMM बाय M से दूरी, तो देखो ये 3 4, तो ये ट्रायंगल बनाओगे, ये दूरी 5 आ जाएगी, और दूसरे से भी सेम आइडेंटिकल है, उसका भी पोटेंशियल यही रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, P पॉइंट पे इसके पोटेंशियल का डायरेक्शन किधर है? P पॉइंट पे इसके पोटेंशियल का डायरेक्शन किधर है? बताओ तो जरा। हमने फील्ड वाले लेक्चर में भी सेम सवाल किया था। अगर आपके मन में डायरेक्शन आ गया ना सर कि इस तरफ डायरेक्शन है, तो गलत आ गया। कैसा है पोटेंशियल? स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर का डायरेक्शन तो होता ही नहीं है, तो इसलिए कोई डायरेक्शन वायरेक्शन वाली बात नहीं भाई। नेट पोटेंशियल निकालना है P पे, पहले मास के कारण निकालो, दूसरे मास के कारण निकालो, ऐसे सिंपली जोड़ते जाओ साइन के साथ। ठीक है, सिंपल एडिशन है, एक एक का निकाल के जोड़ देंगे। तो अब देखिए माइनस GM बाय 5, माइनस GM बाय 5 ऐड कर दीजिए, दो ही मास है, तो आ गया माइनस 2 GM बाय 5। ये आ गया आपके पास नेट पोटेंशियल एट P। आया बेटा समझ में? चलो अब जैसे एक सवाल हो जाए। सवाल देखिए कैसा है। एक आपके सामने रेगुलर पेंटागन में दे देता हूं, ठीक है, हर एक पे मास M आपको बोल देता हूं। समझ गए? सेंटर से किसी भी पार्टिकल की दूरी है R, तो सिमेट्रिक होता है बेटा, यहां पे छोटा बड़ा साइज दिख सकती है, लेकिन सेंटर से हर एक पार्टिकल R डिस्टेंस पे होगा। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए और पोटेंशियल बताइए। समझ गए मेरी बात? अब देखो सिमेट्रिसिटी है, ये मैंने फील्ड में भी बताया था। सेंटर पे अगर हर एक की यहां पे निकाल के आप यहां पे इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो आप देखिए सिमेट्रिसिटी है, सिमेट्रिसिटी है, सारे वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। ये हमने सीखा होता है कि इक्वल वेक्टर अगर इक्वल एंगल पे लगे और सारे एंगल का सम 360 डिग्री हो, तो उनका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। यहाँ पे फील्ड जो है ग्रेविटेशनल फील्ड, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का रिजल्टेंट 0, तो नेट ग्रेविटी एट सेंटर 0 आ जाएगा। लेकिन नेट पोटेंशियल जब मैं सेंटर पे निकालूंगा तो वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है, तो हर एक के कारण इंडिपेंडेंटली निकालेंगे और जोड़ देंगे। तो देखिए माइनस GM बाय R इंटू कितने हैं 5,
ये आंसर है, ये नेट पोटेंशियल आ गया सी पे। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सी पे नेट पोटेंशियल है बट नेट फील्ड जीरो नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है जहां फील्ड जीरो हो वहां पोटेंशियल जीरो हो, जहां पोटेंशियल जीरो हो वहां फील्ड जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है। अपने अपने मेरिट, अपने अपने डेफिनेशन से इनको आपको निकालना पड़ेगा। आया बेटा समझ में? चलें आगे। चलो अब आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, सपोज बेटा आपको मैं दे देता हूं ए पॉइंट का पोटेंशियल दे देता हूं 4 जूल पर केजी, बी पॉइंट का पोटेंशियल दे देता हूं मैं -2 जूल पर केजी। ठीक है, बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, पोटेंशियल गिवन है खुद की तरफ से। एक का मैंने पॉजिटिव दे दिया, देखो मन से दिया है पॉजिटिव, आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, तो मन से ऐसे कुछ भी दे सकते हैं वैल्यू। तो मन से मैंने दे दी +4 और बी पे दे दी पोटेंशियल -2। आपको बोला है वर्क डन रिक्वायर्ड टू शिफ्ट मास 2 kg फ्रॉम ए टू बी। समझ गए सवाल? ए से बी जाने में अब वर्क डन बताइए। तो देखिए हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस को आपने लिखा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर यूनिट मास, एम आई राइट? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल यहां से क्या आ गया +m इंटू डेल्टा वी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए अब मास कौन सा घुमा रहे हैं 2 kg, और डेल्टा वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, कहां से कहां गए ए से बी, तो फाइनल कौन है बी। आइए तो ये देखिए क्या हो गया 2 इंटू -6 यानी -12 जूल। इतना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल को ए से बी ले जाने में 2 kg के पार्टिकल को। आई बेटा ये बात समझ में कैसे करेंगे, ध्यान रखना ये सब सवाल। आ जाओ अब हम शेल थ्योरी समझते हैं। ठीक है, स्फीयर के लिए या शेल के लिए कैसे हम निकालते हैं पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट्स पे। सबसे पहले मैं आपको हॉलो स्फीयर का केस समझा देता हूं, जिसे आप शेल भी कहते हो। हॉलो स्फीयर में अंदर कोई मास नहीं है, जो भी मास है यहां पे हल्की सी थिकनेस है उसी पे है। आई बात समझ में? यहां पे आपका छोटा सा थिकनेस में मास है। अब 3 कैटेगरी के पार्टिकल हैं, आउटसाइड, सरफेस पे, इनसाइड। तो पोटेंशियल आउटसाइड ये हमने डिस्कस भी किया था पिछले लेक्चर में कि हम मान लेंगे सारा मास सेंटर पे है आउटसाइड पॉइंट के लिए, और पोटेंशियल लिख देंगे -gm/r। स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सरफेस पे बात करेंगे तो वो होगा -Gm/ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इस बार रेडियस है। अब देखिए हॉलो स्फीयर में समझना है हमें, सरफेस का जो पोटेंशियल है वही इनसाइड का पोटेंशियल है, और इनसाइड एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम। ठीक है, अंदर फील्ड 0 होती है ना, इसीलिए ऐसा होता है। तो फील्ड अंदर 0 है लेकिन पोटेंशियल हर जगह है, और सरफेस के पोटेंशियल के बराबर है, और हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट है। इसीलिए आप इनसाइड पोटेंशियल जब लिखते हैं तो जो आपने सरफेस पे लिखा वही बस एज इट इज लिख देते हैं। चलिए इसका ग्राफ अगर मैं बनाने जाऊं, क्योंकि देखिए वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे से शुरू होगा। पहले इनसाइड कांस्टेंट है आपने बोला, सब जगह सेम, हर जगह पोटेंशियल सेम, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है इनसाइड। तो इनसाइड सेंटर से शुरू हुए, सेंटर पे पोटेंशियल देखा, फिर सेम रहा सरफेस तक, उसके बाद पोटेंशियल चेंज होके फाइनली 0 हो रहा है। ये आपका ग्राफ आ गया। अब चलते हैं आगे सॉलिड स्फीयर पे। देखिए बच्चों सॉलिड स्फीयर में अब क्या होता है, आओ वो भी मैं बता देता हूं। सॉलिड स्फीयर में समझिएगा आप पूरे वॉल्यूम में मास, समझ गया बेटा, कंप्लीट पूरे वॉल्यूम में मास है। अब 3 कैटेगरी के पॉइंट्स हैं, आउटसाइड, सरफेस पे या फिर इनसाइड। तो आउटसाइड पोटेंशियल बेटा जैसा हमने देखा सेम वैसा ही है कि सारा मास सेंटर पे मान लो और फिर बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, तो ये आपका आंसर आएगा स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सरफेस पे जब आप बात करते हैं
तो सरफेस पे देखिए आपका आ जाता है माइनस जी एम बाय कैपिटल आर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इनसाइड पॉइंट में मामला बदल जाता है। इनसाइड पॉइंट का देखिए यहाँ पे बड़ा सा काफी एक्सप्रेशन है जो पूरा इंटीग्रेशन से आता है, माइनस जी एम बाई 2 कैपिटल आर क्यूब इंटू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आए बेटा समझ में? और यहाँ पे स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, याद रखिएगा। स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कह रहे हैं, कैपिटल आर हमारा रेडियस है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सेंटर पे पोटेंशियल निकालना चाहूँ, मैं यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल निकालना चाहूँ, तो सबसे पहले तो इनसाइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और सेंटर की सेंटर से दूरी बेसिकली स्मॉल आर 0 हो जाएगा। तो स्मॉल आर 0 रखिए, इसमें देखिए आपको मिलेगा 3/2 GM, ऊपर आर स्क्वायर नीचे आर क्यूब, तो एक आर नीचे बचेगा और स्मॉल आर वाली टर्म हट जाएगी, माइनस 3m/2r। यानी जो सेंटर का पोटेंशियल है बेटा वो 3/2 टाइम्स है सरफेस के पोटेंशियल के। ये भी काफी बच्चे याद रखते हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ इसका ग्राफ बताऊं कैसे। देखो इनसाइड में आर स्क्वायर है क्वाड्रेटिक और आउटसाइड में 1/r हाइपरबोला। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ है बेटा वो इस तरीके से बनता है। शुरुआत है सेंटर पे माइनस 3/2 GM/r, ये लिखा है, यहां से शुरुआत है। फिर ग्राफ होगा पैराबोला और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये वाला ग्राफ हो गया बेटा पैराबोला पोर्शन, कब? सरफेस तक। उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ गए? जो ग्राफ 1/x का ग्राफ होता है, 1/r का ग्राफ, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। यहाँ पे देखिए 1/r है इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये भी देखिए 1/r है इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ गए बेटा? तो अब देखिए सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल सर आपको काम कहाँ आएगा? देखो मैं समझाता हूं कैसे काम आएगा। सपोज मैं कैपिटल एम मास प्लेनेट का रख देता हूं, एक टनल क्रिएट कर देता हूं और सेंटर पे स्मॉल एम मास रख देता हूं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि स्मॉल एम की यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बताइए, जो प्लेनेट और स्मॉल एम का रिलेशन है ग्रेविटेशनल, उसके आप इसमें पोटेंशियल एनर्जी बताइए। कैसे करेंगे आप? चलिए देखिए, सरफेस पे था तब तो बताना आसान था सर। सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे माइनस GM/m बाय रेडियस। समझ गए? अब अगर आप सेंटर पे हो तो कैसे लिखेंगे? तो हम ये लॉजिक यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, हमने क्या सीखा है? पोटेंशियल है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मास इंटू पोटेंशियल। एम आई राइट बेटा? यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, स्मॉल एम के लिए लिख रहे तो स्मॉल एम इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना था? -3/2 GM/r इंटू स्मॉल एम। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया जब वो सेंटर पे है, इस तरीके से सॉलिड स्फीयर। आया बेटा समझ में? तो ये याद रखेंगे सॉलिड स्फीयर की पूरी कहानी। अच्छा, अगर मैं यहां से सपोज इस रास्ते के बीच में हूं r/2 पे, तो सिंपली इनसाइड पोटेंशियल निकालना r/2, आपका पोटेंशियल आ जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर देना, जो पार्टिकल रखेंगे उसको मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी। आया बेटा समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, रिलेशन बिटवीन, ध्यान से सुनेंगे, रिलेशन बिटवीन पहला फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा फील्ड एंड पोटेंशियल। समझ गए? आओ समझते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमने सीखा था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। यस, अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो वेरिएबल फोर्स में इसे कैसे लिखा जाएगा? माइनस ऑफ F.ds। ये आ गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस फोर्स का फंक्शन। ठीक है, ds यहां पे क्या है? ds बेटा यहां पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में।
तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो हमने वर्क एनर्जी पावर में सीखा था dxi प्लस dyj प्लस dz k कैप है। अब अगर आप देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को मास से डिवाइड कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिवाइडेड बाय मास, ये आपको देगा चेंज इन पोटेंशियल। यस, और फोर्स अपॉन मास ही क्या देगा आपको, फील्ड। इस पूरे को मास से डिवाइड कर दो तो मुझे मिलेगा पोटेंशियल का चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस। ये आ गया आपके पास फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिश्ता। माइनस साइन ना भूलिएगा, इंटीग्रेशन फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। यस, तो याद रखेंगे अगर फील्ड का इंटीग्रेशन पोटेंशियल दे रहा है तो रिवर्स प्रोसेस पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन आपको फील्ड देगा। लेकिन क्योंकि आप देखिए यहाँ पे तीनों एक्सिस की वर्किंग आ रही है तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तीनों एक्सिस में। देखिए कैसे कर रहे हैं हम, यहाँ पे यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। इसे हम लिखेंगे माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। आया बेटा समझ में? ये कहते हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको पढ़ा कैसे मैंने, डेल वी बाय डेल एक्स, समझ गए, डेल वी बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल जेड। इसी को मास से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मास इंटू फील्ड, इसको मैं ग्रेविटेशनल फील्ड को स्मॉल जी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं और ई से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसको अगर मैं मास से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल इनटू मास, पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगा। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। यस, समझ गए? पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे अभी पूरा बताते, पूरा एकदम अच्छे से बताते, सब्र रखिए। इसका सिंबल देखिए कैसा है। टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल बताऊं कैसा है तो वो देखिए ऐसा है, उल्टा ट्रायंगल। यस, ट्रायंगल लेकिन उल्टा, है ना। तो ये माइनस फोर्स इक्वल टू माइनस डेल यू, इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये वाला सिंबल भी। आइए चलिए अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना सिखा दीजिए सर, अभी बता देते हैं। आइए, तो आप मान लीजिए सपोज बारी बारी से एक एक करके सवाल कराता हूं। आप मान लीजिए बेटा बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड कह दे रहे हैं। आप मान लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड आपको ऐसे दी है एक्स आई प्लस वाई जे। पहले मैं आपको इंटीग्रेशन वाला सवाल बताता हूं, फिर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे फोर्स अपॉन मास, इसे जी भी आप लिख सकते हो, ये आपका आ जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, यहाँ आप ई भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा। ठीक है, चलो अब देखो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए। अब आपको बोला जाए कि ये आपका एक फंक्शन है, देखिए वेरिएबल है, पोटेंशियल डिफरेंस का फंक्शन बताइए। तो आप इसे लिखेंगे माइनस जी डॉट डी एस। डी एस क्या लिखा था हमने, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। डी जेड वाली टर्म होती तो डी जेड के कैप भी हम लिख देते। आई कैप का आई कैप से डॉट प्रोडक्ट, जे कैप का जे कैप से डॉट प्रोडक्ट, और ये देखिए क्या मिल गया इंटीग्रेट करके, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू। समझ गए, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फंक्शन आया है। प्रॉपर लिमिट लगा के वैल्यू आ जाएगी। आया समझ में बेटा? कैसे करेंगे अब इसमें एक स्पेशल केस है, देखे कितने बच्चे बता पा रहे हैं। अगर मैं एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप कर देता हूं, कितने बच्चे बता पाएंगे बताइएगा मेरे को, कमेंट करके मेरे को बताना कितने बच्चे सोच पाए। पोटेंशियल डिफरेंस का फंक्शन बनेगा माइनस जी डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एम आई राइट बच्चों? अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जे कैप का जे कैप से आएगा, आई कैप का आई कैप से आएगा, तो ये हो गया एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। जरा बताओ तो कितने बच्चों को इसका इंटीग्रेशन पता है, बताओ तो जरा कितने बच्चों को पता है। ये हमने वर्क एनर्जी पावर में सीखा होता है, इसका टर्म का इंटीग्रेशन होता है बेटा
x इंटू वाई। समझ गए? तो यहाँ पे अगर ये उल्टा हो आई कैप जे कैप तो पोटेंशियल डिफरेंस का फंक्शन आ गया। ये मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, एक्स वाई को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज। तो इस टर्म को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो रिवर्स प्रोसेस है ना, इसीलिए इस पूरे का इंटीग्रेशन एक्स वाई मिलेगा। वही देखिए यहाँ पे किया गया है। इसी लॉजिक से अब हम आगे बढ़ते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आपको सिखाते हैं। चलिए सपोज बेटा पोटेंशियल आपको इस प्रकार दिया है, ठीक है। अब देखो अगर आपको बोला है पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, डेल वी बाय डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है, एक्स को वेरिएबल मानना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और बाकी को कांस्टेंट मानना है, तो उनका डिफरेंशिएशन 0। अगर मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो y का डिफरेंशिएशन हो गया 2y और बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। ठीक इसी तरीके से z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो z वाली टर्म डिफरेंशिएट हो जाएगी, बाकी को कांस्टेंट मानना है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्या आ जाएगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे देखिए बड़ा लगता है सर को प्यार है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ग्रेविटेशनल फील्ड का वेक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स है, माइनस नहीं भूलेगा, -1 आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप और माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये लॉजिक हमने यूज किया है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। पोटेंशियल दिया था उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया और आपको यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड मिल गई। समझ गए? इस बार सही बोला, ग्रेविटेशनल फील्ड ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए पोटेंशियल का अगर फंक्शन x इंटू वाई हुआ सर तो डेल v बाय डेल x बताओ, x का डिफरेंशिएशन 1 और y इस बार कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज रहता है। ठीक इसी तरीके से अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो y का डिफरेंशिएशन 1, x को कांस्टेंट टर्म करेंगे, सिर्फ y को वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट करना है, x को कांस्टेंट रखेंगे तो x एज इट इज रहेगा। तो इस केस में आप देखिए फील्ड आपकी क्या मिलेगी, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप। देख रहे हैं आप, अच्छे से देखिए। चलिए इसी लॉजिक से अगर मैं इसे एक्स वाई जेड कर दूं तो डेल वी बाय डेल एक्स क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन बाकी कांस्टेंट कंसिडर करना है। ठीक इसी तरीके से y का डिफरेंशिएशन बाकी को कांस्टेंट कंसिडर करना है। ठीक इसी तरीके से z का डिफरेंशिएशन और बाकी को कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है एज इट इज रहता है वो कंसिडर करना है। तो फील्ड का वेक्टर देखिए आ जाएगा माइनस वाई जेड आई कैप माइनस एक्स जेड जे कैप माइनस एक्स वाई के कैप। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क, मैं मिक्स दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इंटू जेड मिक्स दे दिया। अब आप इसके लिए फील्ड वेक्टर निकालिए और मेरे को कमेंट में बताइए। ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, दिस इज अ होमवर्क प्रॉब्लम। आप इसको सॉल्व करके कमेंट करके आंसर बताइएगा। यहाँ पे देखिए x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तब तो एक ही टर्म है, y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको दो टर्म मिल रही हैं। अब मैं बताऊं, डेल v बाय डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया, y कांस्टेंट मानना है, y मल्टीप्लिकेशन में है एज इट इज रहेगा। जब आप डेल v बाय डेल y करोगे ना तो आपको दो टर्म मिलेंगी। आप देखिए y का डिफरेंशिएशन आप दोनों टर्म में करेंगे और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेंगे, x और z को कांस्टेंट मानना है। इस तरीके से पूरा सॉल्व कीजिएगा और फिर ये आंसर आप बताइएगा। दिस इज अ होमवर्क प्रॉब्लम फॉर यू बेटा। आ जाओ कुछ ऐसे सवाल करते हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। ठीक है, वो करने से पहले सर एक बात बताओ, आपने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी सीखना जरूरी है, पोटेंशियल सीखना जरूरी है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने आना चाहिए। एम आई राइट बेटा?
ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक्सप्रेशन है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते आना चाहिए ना अलग अलग जगह पे। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट जगह पे लिखते आना चाहिए, इसीलिए आपको ये पहले आना चाहिए। अब सुनते हैं हमारी और बात। हम यहाँ पे सेल्फ एनर्जी भी लास्ट में बता देते हैं। सर ये अभी कराओगे क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? देखो आप इस प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो एक लेक्चर आपको मिलेगा जहां पे डेडिकेटेडली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सवाल कराए गए हैं, वो लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। जाने से पहले, इसकी थ्योरी खत्म करने से पहले मैं आपको सेल्फ एनर्जी की भी वैल्यू बता देता हूं। आइए मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का पूरा मास है बेटा m, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, रेडियस इसका है r। तो अब देखिए यहाँ पे हम मासेस के पेयर्स बना रहे थे, याद है कि कितने पेयर बन रहे हैं, हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखो और जोड़ दो। यहाँ बताओ कितने मासेस होंगे और उनके पेयर्स बताओ कितने होंगे। तो देखिए पॉइंट मासेस कितने हैं, इनफाइनाइट है ना, तो पेयर बनाओ जरा, इनके इनफाइनाइट बनेंगे ना, तो इनफाइनाइट पेयर्स का एडिशन मतलब इंटीग्रेशन करके इसकी टोटल एनर्जी आ रही होगी पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सारे पॉइंट मास है, उन सबका इंटरेक्शन। या फिर ऐसे सोचो कि इसको बनाया कैसे होगा, एक मास लाए, फिर छोटा दूसरा मास लाए, फिर छोटा तीसरा मास लाए, ऐसे करते करते बारी बारी इंफिनिटी से छोटे छोटे मास लाके स्फीयर बनाया होगा। इसको बनाने में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लगा वो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। यस, उसका फॉर्मूला देखिए क्या है, उसका फॉर्मूला है बच्चे -3/5 gm²/r। ठीक है बेटा, समझ गए? ये फॉर्मूला याद रखना है। इसको बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी या फिर सेल्फ एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्फीयर। अगर सिर्फ शेल होता सर, तो सिर्फ शेल है बेटा, ये देखिए सिर्फ शेल है, शेल है अगर हॉलो स्फीयर, मास m रेडियस r का, तो इसको बनाने में जो एनर्जी जाएगी या फिर इसकी जो सेल्फ एनर्जी होगी वो है -gm²/2 कैपिटल R। समझ गए बेटा? ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ये फॉर्मूला है हॉलो स्फीयर का और ये फॉर्मूला है सॉलिड स्फीयर का। आइए अब थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये देखिए m मास ऑफ अर्थ है और स्मॉल m ये देखिए ये है 81 इंटू मास ऑफ मून के बराबर और ये है मास ऑफ मून। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ एंड स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मून। देखिए एक पॉइंट है जो अर्थ और मून के बीच में है, ये आपको सिचुएशन दी है। इस पॉइंट मास की आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछिए, पूरे सिस्टम की नहीं पूछिए, इस पॉइंट मास की पूछिए। पूरे सिस्टम में तो 3 पेयर, 1 2 और 3 पेयर की एनर्जी होगी पूरे सिस्टम की, लेकिन इस पॉइंट की पूछी है इसलिए 1 पेयर 2 पेयर की एनर्जी लिख के जोड़नी। तो -g मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल R -g मास ऑफ मून इंटू स्मॉल m बाय स्मॉल r। बस ये हो गया, दैट्स इट। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ को 81 इंटू मास ऑफ मून रख के आप कॉमन ले लीजिएगा। समझ गए? तो अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 81 अपॉन कैपिटल R प्लस 1 बाय स्मॉल r। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच कर रहा है। एम आई राइट बेटा? तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। समझ में आया? तो बस एक्सप्रेशन लिखने सा आपको सिखाया जा रहा है, एक्सप्रेशन कैसे लिखना है वो आपको सिखाया जा रहा है। समझ गए? अब देखिए मास ऑफ अर्थ के टर्म्स में लिखना है, तो अगर आप मास ऑफ अर्थ के टर्म्स में लिखेंगे तो मास ऑफ मून को आप मास ऑफ अर्थ अपॉन 81 भी लिख के निकाल सकते थे। समझ गए बेटा? इस तरीके से आप यहाँ एक्सप्रेशन दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए, पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या दिया है, मैं फिर से लिख देता हूं, ax प्लस by। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालूं
तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स का वेक्टर आ जाएगा। फिर बोल रहा है एक्सिलरेशन बताओ, तो फोर्स के वेक्टर को देख के एक्सिलरेशन आ जाएगा। देखिए डेल यू बाय डेल एक्स कितना है, ये y का डिफरेंशिएशन 0, डेल यू बाय डेल y कितना आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1, x को कांस्टेंट मानना, x का डिफरेंशिएशन 0। तो फोर्स वेक्टर क्या आ गया, माइनस ए आई माइनस बी जे, ये फोर्स का वेक्टर आ गया। अब ध्यान से देखो, कहीं भी वेक्टर में नहीं है ऑप्शन, इसका मतलब मैग्नीट्यूड बताना है। तो इसका देखिए मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और फोर्स बाय मास कीजिएगा तो आपको ये एक्सिलरेशन मिल जाएगा। आया बेटा समझ में? तो एक्सिलरेशन का देखिए यहाँ पे फैक्टर क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास, तो ये रूट में स्प्रिंट था, आंसर इसका आ गया सी। अगला सवाल देखिए, यहां पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड वेरिएबल दी है, ग्रेविटेशनल फील्ड का फंक्शन दिया है, के की भी वैल्यू दी है 6, यहां पे रख देते हैं। तो ये आपकी वैल्यू है -6/r², और डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिया है। रेफरेंस पॉइंट आपको बोला है 2 सेंटीमीटर लीजिए, और इस पे पोटेंशियल 10 की वैल्यू लीजिए। फाइंड पोटेंशियल एट 3 आपसे पूछा है। देखिए ये बहुत रिपीट होते हैं सवाल, ध्यान से सुनिएगा सवाल क्या है। R इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल दिया था 10, इसे मैं V2 कह देता हूं। R इक्वल टू 3 पे पोटेंशियल आपसे पूछा है, यस, और पूरे इलाके में ग्रेविटेशनल फील्ड दी गई थी। तो आप देखिए आपका ये जो फॉर्मूला है ये आपको लगाते आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अप्लाई करते आना चाहिए। अब देखिए आप क्या हुआ, हायर लिमिट से लोअर लिमिट गए, तो v ऑफ हायर लिमिट माइनस v ऑफ लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस लोअर लिमिट हायर लिमिट। एम आई राइट बच्चों? सही लिखा है ये? देखिए जरा, ये आपको अच्छे से लिखते आना चाहिए, ये अगर सही से लिख लिया तो आपका काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो आई कैप जे कैप में नहीं लिखना है, आर के टर्म्स में लिखना है। तो डिस्प्लेसमेंट को डी आर लिख देंगे, तो v ऑफ 3 माइनस v ऑफ 2, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस r का लिमिट 2 से 3। देख रहे हैं आप, हायर लिमिट लोअर लिमिट अच्छे से देखिए, तो लो से हाई, और ये देखिए हायर माइनस लोअर, अच्छे से लिखना है, ये माइनस साइन का ध्यान रखते हुए। फिर g क्या था, माइनस के 6 है, -6/r², और जो छोटा डिस्प्लेसमेंट है उसको आप डी आर लिखिए, समझ गए? तो v3 -10 ये गिवन था, माइनस माइनस प्लस 6 बाहर, r की पावर -2 का इंटीग्रेशन। क्या हुआ बेटा इसका इंटीग्रेशन, r की पावर -1/-1 -6 1/r, और लिमिट कहां से कहां है, 2 से 3। ठीक है, समझ में आया? 2 से 3 आप जा रहे हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, 1/3 माइनस 1/2, देखिए ये -1/6 आ जाएगा, इंटू -6, ये +1 हो गया। तो आपको यहाँ पे मिलेगा v3 -10 इक्वल टू +1, तो v एट 3 आ जाएगा 11। आया बेटा समझ में? तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में 11 है, ऑप्शन बी में। तो ये एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, ऐसे सवाल कठिन लगते हैं बच्चों को, इसलिए एक बार अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। अगला सवाल देखिए, सिंपल सा सवाल है, 4 मासेस हैं, इन 4 मासेस को स्क्वायर की साइड पे रख दिया है, 5th मास को यहाँ पे रखा है और सिचुएटेड एट द स्क्वायर का सेंटर। आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताइए। देखिए यहाँ पे 4 मासेस स्क्वायर के एंड पे रखे थे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हम जानते ही हैं, कैसे सर? देखो एल लेंथ के कितने पैर हैं, 4, ये हमने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था। और डायगोनल वाले कितने पैर हैं सर, 2, डायगोनल की लेंथ है L√2। तो ये 2 पोटेंशियल एनर्जी के आपने पैर बना लिए, L लेंथ और L√2 लेंथ के, और जोड़ दिए। अब आपने क्या है, मास एक सेंटर पे अलग से रख दिया, इसके देखिए एक्स्ट्रा पैर कितने हो गए, 1 2 3 4, इसके 4 पैर एक्स्ट्रा है।
और इसकी लेंथ कितनी है, डायमीटर का आधा, डायगोनल का आधा, डायगोनल L√2/2 यानी D/√2 इसकी लेंथ है, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन D/√2, ऐसे 4 एक्सप्रेशन और आएंगे, समझ गए। तो अब इन सबको जोड़ दो, अगर आप माइनस G स्मॉल m/D बाहर ले लो, ठीक है, तो ये हो गया बेटा 4√2 कैपिटल M प्लस ये आ जाएगा 4 स्मॉल m प्लस ये आ जाएगा 1/2/√2, इसका मतलब √2 स्मॉल m, ये आपका आंसर आ जाएगा। और कंप्लीट एक्सप्रेशन देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर रहा है। आया बेटा समझ में। तो दिस वाज इट फॉर टुडे। ये हमने अलग अलग एक्सप्रेशन देखे, अलग अलग पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सीखी। अब अगले सेशन भी देखिएगा, हमने कंटिन्यूस बॉडी का लास्ट सेशन में बताया है, रिंग के कारण, डिस्क के कारण, रॉड के कारण, अलग अलग केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो बताया है। इसलिए सारे लेक्चर देख लीजिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।